हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 1 जिसका नाम आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास है, इसके 2023 से लेकर 2016 तक के प्रीवियस ईयर के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2023, 2022, 21, 20, 19, 18 में 2 पेपर हुआ था। पहला पेपर हुआ था उसमें, उसके बाद वो लीक हो गया, उसके बाद फिर दोबारा पेपर हुआ, तो 18 में 2 पेपर अवेलेबल है। फिर 17 और 16 के यानी कुल मिला जुलाकर 2023 से 2016 तक के 9 क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। तो 9 साल के प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और एक प्रश्न पत्र में 15 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो 15 नामा 135 प्रश्नों को आज हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, स्ववर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है स्पर्श, बी है कंठ, सी है ओष्ठ और डी है मूर्धा। तो इसका सही ऑप्शन डी है मूर्धा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? ई, ओ, उ और क। तो क व्यंजन है, ना कि स्वर है, तो यही इसका सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न के तीसरा, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन अ है, ए है यानी ख, बी है छ और सी है प और डी है फ। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है छ। छ जो वर्ड है 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और ये किससे किससे मिलकर बने होते हैं। और जो आप इतना केवल याद कर ले रहे हैं, 4 संयुक्त अक्षर हैं और किससे किससे मिलकर बने होते हैं, तो आपको ये 9 सालों में आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसी केवल 4 वर्ड से पूछा हुआ है, 4 वर्ण से पूछा हुआ है। तो जो छ है ये मिलकर बना होता है क और स से, और त्र, त, धन, र से, और जो ज्ञ होता है ज, धन, य से बना होता है। या वाला ये य है। उसके बाद है स्र। स्र जो मिलके बना होता है स, और बड़ा वाला स होता है, स के नीचे हलंत है, शरीफा वाला स और र। ये इतना आप याद रखिएगा। इतना आप याद रखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, केवल इतने से। इसके बाद है चौथा प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो चौथे का ऑप्शन ए सही आंसर है 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न के 5 है, ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है। हमने कहा था ना ऊपर, आप और संयुक्त अक्षर याद कर लेते हैं तो कई प्रश्न मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ज्ञ आ गया, तो ज्ञ किससे हम लोगों ने पढ़ा था? ज और य से। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 6, निम्नलिखित में अयोगवाह है। तो अयोगवाह ऑप्शन ए है अ और आ, ये तो स्वर हैं और बाकी इसमें सभी तो स्वर ही हैं, लेकिन इनमें से जो अंग अ को अयोगवाह कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। प्रश्न के साथ है, आर्य का विलोम है। तो विलोम सबसे पूछा है, तो आर्य का विलोम ऑप्शन ए दिया है अंत, बी है अनार्य, सी है अति और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है अनार्य। प्रश्न क्या 8 है, इसके बाद इला पर्यवाची है, यानी इला किसका पर्यवाची है। ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है गणेश, सी है रात्रि और डी है प्रातः। तो 8वें का ऑप्शन ए सही आंसर है सरस्वती। प्रश्न क्या 9 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें ऑप्शन ए है भाज्य संख्या, बी है पूर्णांक संख्या, सी है विषम संख्या और डी है अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 10, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है, देखिए 5/4 ये परिमेय संख्या है। बी है 2 सही 1/4, तो ये भी भिन्न के रूप में है, और जिसको आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूना 8 1 9/4 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। और सी है इनमें से कोई नहीं, और डी है विकल्प ए एवं बी दोनों। तो यही सही आंसर है, ए भी है और बी भी है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए एवं बी दोनों। इसके बाद है प्रश्न क्या 11, निम्नलिखित में आरोही क्रम है। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में कौन सा है?
ऑप्शन ए देखते हैं 3, 6, 9, 12। देखिए क्रमशः बढ़ते हुए है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो बी है 2 के बाद 3 है, ये बढ़ते क्रम में है, फिर 4 है बढ़ते क्रम में है, फिर 1 है, तो ये इससे छोटा आ जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। और ऐसे ये 11, ये जो सी है ये घटते क्रम में है, 11, 9, 7, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो यही ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, और जो अवरोही क्रम होता तो उसका अर्थ होता है घटते क्रम, तब आंसर सी सही होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12। गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गुणक, बी है गुणनफल, सी है गुणा और डी है शेषफल। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है गुणक। देखिए अगर जो 10 में 5 से गुणा करते हैं तो ये 5 10 में 50 आएगा, ये 5 ही गुणक कहलाएगा। इसको जिससे गुणा किया जाता है ना, इसको गुणक कहते हैं। जिसमें गुणा किया जाता है, जैसे 10 में यहाँ गुणा किया जाता है, ये गुण कहलाता है, और नीचे जो आता है उसका रिजल्ट उसको गुणनफल कहते हैं। तो यहाँ पूछा था ना गुण को, यानी 10 में जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं, तो यानी 5 को गुणक कहते हैं। ये 5 ही होगा गुणक, जिससे गुणा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न क्या 13। 9687 में 9 का स्थान है, यहाँ पे 9 किस स्थान पे है? तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9 हजारवें स्थान पे है ना, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 1000, यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 14। मोर शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन ए है चित्राग, बी है माधुरी, सी है सिखी और डी है विविधा। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है सिखी। सिखी जो होता है मोर का पर्यायवाची होता है, तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द उसे ही कहते हैं। पर्यायवाची शब्द भी दिया रहता तभी यही सही होता है, और समानार्थी शब्द उसी को कहते हैं, नहीं पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। गणित की मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है 14 और डी है 3। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा 4। और मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही गणित की मूल संक्रियाएं होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, जो कि 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। स्र अक्षर बना है। देखिए तीसरा प्रश्न हुआ है, संयुक्ताक्षर से तीसरा प्रश्न पूछा हुआ है। तो ऊपर हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था ना, जो स्र होता है ये स और र से मिलकर बना होता है। शरीफा वाला स और र, इसमें जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17। स्वर के भेद हैं, तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे ओम होता है, ओम जो वर्ड लिखा जाता, स्वर लिखा जाता है, उसमें 3 ओम ऐसे पढ़ा जाता है ना, उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वर के भेद 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है। च उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए है कंठ, कंठ तो क वर्ग का होता है, क वर्ग में च आता नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी है जिह्वा, जिह्वा भी नहीं होगा। डी है दंत, त वर्ग में त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन सी है तालु, तो च वर्ग में ही च आता है, पहला लेटर वर्ड है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा तालु। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19। जिन शब्दों के शब्द समान होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है पर्यायवाची शब्द, बी है त्रुटि समानार्थी शब्द, सी है तत्सम शब्द और डी है विलोम शब्द। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, तो यहाँ पे दिया है ना जिन शब्दों के शब्द समान होते हैं, तो उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20। शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे उज्ज्वल लिखा हुआ है सभी ऑप्शंस में, इसमें जो उज्ज्वल है कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन जो सी है, उ आधा ज, यानी जो आधा ज 2 बार होता है, यानी पूरा ज इसमें होता ही नहीं है। उसके बाद व अल्लाह, यही सही आंसर है। ये रिपीटेड प्रश्न है, आगे भी मिलेगा, ये प्रश्न दोबारा भी आपको इसमें मिलेगा। प्रश्न का 21 है। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। तो शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है, शून्य ही आता है, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। याद रखेंगे कि किसी संख्या में गुणा करने पर शून्य से भी शून्य आता है, और शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भी शून्य आता है। और ये भी साथ में याद रखेंगे, किसी भी संख्या में और जो शून्य से भाग देंगे तब शून्य नहीं आएगा, तब अनंत आएगा। जैसे 5 है, इसमें और जो 0 से भाग दे रहे हैं तो ये अनंत आएगा। अगर जो 0 में 5 से भाग देते तो ये शून्य आता। तो इसमें आप डिफरेंस याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 22।
भाग की संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए है भाज्य, बी है भाजक, सी है भागफल और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जैसे अगर जो मान लीजिए 13 में 2 से भाग देते हैं तो 2 छक्के 12 और 1 शेष रह जाता है। अब यहाँ पे भाज्य कहलाता है 13, 13 भाज्य होगा और भाजक होगा 2, भागफल होगा 6 और शेषफल होगा 1। ये सभी भाग की संक्रियाएं हैं। तो शेषफल यहाँ दिया नहीं है, केवल 3 दिया है, भाज्य, भाजक और भागफल। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, आरोही क्रम है। इसके पहले अवरोही पूछा हुआ था। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कौन सा है? ऑप्शन ए है 8 6, 8 के बाद 6 घट गया ना, तो ये आंसर नहीं होगा। बी है 19 से 17, तो ये भी घट रहा है 19 से 17, तो ये भी नहीं होगा। सी है 7 9 11 13, देखिए क्रमशः ये बढ़ रहा है, तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24, 475 में 4 स्थान है। 4 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो 4 है सैकड़े के स्थान पे है, सैकड़ा ऑप्शन सी में दिया है, यही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, निर्देशक या र ऊपर रहेगा, निर्देशक चिन्ह है, निम्न में से कौन सा निर्देशक चिन्ह है? ऑप्शन ए है ऊपर बिंदी है नीचे कॉमा, इसको अर्धविराम कहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। बी है एक खड़ी पाई नीचे बिंदी है, बीच में आदि बोधक चिन्ह है, ये भी नहीं होगा। और सी है एक छोटा सा डैश है, यही निर्देशक चिन्ह होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, 22 गुणे 34 का गुणनफल बताइए, यानी इसको गुणा करके लिख देना है, बताना है कि निम्न में से कौन है। तो 22 में 34 का गुणा कर लेंगे सिंपली, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 6 1 7 7 3 48 आ गया। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है। इसके बाद भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है दृष्टिकोण, बी है उच्चारण दोष, सी है श्रवण दोष और डी है उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी समस्याएं ही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं, इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक स्वयं और एक और संख्या से विभाजित हो, यानी कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ये 4 से शुरू होती है, जैसे 4 है 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और खुद 4 से भी विभाजित हो जाएगा ये, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं। अब सी है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या निगेटिव सभी संख्याएं और पॉजिटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं, जीरो को इंक्लूड करते हुए सभी संख्याएं क्या कहती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी माइनस अनंत से लेकर पॉजिटिव यानी धनात्मक अनंत तक शून्य को शामिल करते हुए सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन डी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है और पाई है, और इसमें जो इनको अगर जो आप ज़बरदस्ती लिखें और जो भिन्न के रूप में, तो इनमें दशमलव जो संख्याएं होती हैं, इनमें दशमलव जो कटता नहीं है वो अनंत तक ऐसे चलता जाएगा, दशमलव संख्याएं खत्म नहीं होती हैं अपरिमेय संख्या में। तो इतना जानकारी के लिए आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, श्रुतलेख का अर्थ है। ऑप्शन ए है सुंदर लेख। सुंदर लेख सुलेख को कहते हैं, ना कि श्रुत लेख को। श्रुत का अर्थ होता है मतलब सुनना, तो सुनकर लिखने को श्रुत लेख कहते हैं। इसके ऑप्शन बी में दिया हुआ है सुनकर लिखना, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन ए है योग चिन्ह, बी है समता चिन्ह, सी है इतिश्री और डी है उद्धरण चिन्ह। तो इसका जो ऑप्शन सी है इतिश्री, यही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी लेख या रचना के अंत में, जैसे कोई भी आप कहानी लिख रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं, जब वो पूरा पेज खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो उसके लास्ट में आप भी यूज़ करते होंगे ऐसे खींच के ऐसे, यानी ये वो ख़त्म होने का ये जो चिन्ह है कि रचना वो ख़त्म हो गई है, तो इसी को इतिश्री चिन्ह कहते हैं। आप यूज़ करते होंगे, भले नाम नहीं पता हो तो आप जान लीजिए, इसी को इतिश्री चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है 2021 का क्वेश्चन पेपर। 2021 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, 6 तरह के व्यंजन है। तो ये कौन से व्यंजन है? ऑप्शन ए है लुंठित व्यंजन, बी है संयुक्त व्यंजन, सी है उष्म व्यंजन और डी है उक्षिप्त व्यंजन। तो हमने ऊपर बताया था, देखिए हर साल में एक व्यंजन पूछा हुआ है संयुक्ताक्षर से, तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 32, अनुनासिक चिन्ह है। तो अनुनासिक चिन्ह इसमें से निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है चंद्र बिंदु का ये चिन्ह दिया हुआ है,
कि ऐसे चंद्र बिंदु है, ये है कि बी है, ये है डबल बिंदी लास्ट में, या फिर बराबर का चिन्ह है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो अनुनासिक चिन्ह होता है चंद्र बिंदु को ही कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 33। गणित में मूल संक्रियाएं हैं। ये देखिए तीसरी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो गणित में 4 मूल संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34 है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। यानी कोई भी सामान है, जैसे 15 सामान है, कोई भी 15 आम है, 5 बच्चों में बांटना है, तो कितने कितने आम बांटेंगे, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 तिहाई 15। यानी भाग की प्रक्रिया से समान रूप में सभी को वितरित किया जाता है कोई भी चीज़। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है जोड़, बी है गुणा, सी है घटाना और डी है भाग। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, भाग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35। सही कथन है। ऑप्शन ए है भाज्य गुणे भाजक गुणे बराबर भागफल धन शेषफल। तो ये गलत कथन है, ऐसा नहीं होता है। होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, इन दोनों को गुणा करके इसमें शेष को जोड़ देते हैं, तब ये भाज्य के बराबर होता है। और भाज्य भाजक भागफल किसे कहते हैं, ऊपर हमने आपको बताया था कि 13 में अगर जो 2 से भाग देते हैं तो 2 छके 12, एक शेष बच गया, ये भाजक कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा, 13 भाज्य कहलाएगा और एक ये है। तो ये भाज्य जो होता है यानी 13 बराबर होगा ये भाजक गुणे भागफल, यानी 6 दूना 12 और शेषफल उसमें जोड़ देंगे 1 13। तो ये सूत्र जो दिया रहता है तो सही रहता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यानी ए इसका सही आंसर नहीं है, बी है। 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 में 5 गुणज है, इसमें से 5 गुणज ही है, इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 बार जोड़ा, 5 छके 30 होगा, और ये 30 से पूरा भाग 5 में चला जाए, 5 से चला जाएगा, तो ये 5 इसका गुणज ही हुआ ना, तो यही सही आंसर है। इसमें सही कथन पूछा हुआ है ना, तो यही सही होगा, बी वाला। बाकी चेक कर लेते हैं। सी है, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंशिक मान सदैव समान ही रहता है। ऐसा नहीं है, ये समान नहीं रहता है। आंशिक मान तो यहाँ पे अंकीय मान होता है, ना कि आंशिक मान, तो ये तो गलत है। और डी है, विषम संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं, नहीं सम संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं, ना कि विषम संख्या, तो ये भी गलत है। इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो 2 4 हैं इसमें, देखिए यहाँ पे 4 4 5 है ना, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 40, इसके बाद 1 अंक है, और दूसरे वाले का हो जाएगा 400, क्योंकि इसमें इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 0 6 10 में से 4 जा 6 360 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। सही सुमेल है, निम्न में से कौन सा सुमेल सही है। देखिए कंठ जो है क वर्ग से बोला जाता है, इसका जो क वर्ग का स्थान जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है क्या, तो ये सही है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। बाकी चेक कर लेते हैं। दंत प वर्ग का नहीं होता है, दंत होता है त वर्ग का, त थ द ध न, ये गलत है। अब प वर्ग का होता है, यहाँ पे दिया है सी, ओष्ठ च वर्ग का नहीं, ओष्ठ प वर्ग का होता है उच्चारण स्थान, तो ये भी गलत है। और तालब च वर्ग का होता है, न कि त वर्ग का, तो ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। ऑप्शन ए है दृष्टि दोष, बी है श्रवण दोष, सी है उच्चारण दोष और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी दोष हैं, यानी भाषा सीखने में दृष्टि दोष भी है, और जो कम दिखाई देता है तब भी भाषा अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, और श्रवण दोष भी है तब भी प्रॉब्लम होगा, और उच्चारण दोष भी है, तो ये भी उसकी एक समस्या ही है। तो इसका ऑप्शन डी ही सही आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 स्वर होते हैं। यहाँ पे दिया है वृत्ताकार और अवृत्ताकार, इसी को विवृत और संवृत भी कहते हैं। विवृत उसे कहते हैं जिसमें मुंह पूरा खुलता है, जैसे कि आ ए औ बोलते हैं ना, तो इसमें पूरा मुंह खुल रहा है, तो ये इसको विवृत स्वर कहते हैं, उसी को वृत्ताकार भी कहते हैं। तो ये प्रकार हो जाएगा इसका कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के ये भेद हो जाएगा। दूसरा अवृत्ताकार, यानी जैसे कि संवृत, जैसे ई ऊ बोलते हैं, इसमें थोड़ा मुंह कम खुलता है ना, तो ये भी एक प्रकार है। तो ये दोनों हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ए और बी दोनों। कहीं आपको ऐसे पूछेगा, कहीं आपको पूछेगा समृत और विवृत के नाम से भी पूछ सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। निम्न में से चित्रलिपि है। ऑप्शन ए है चीनी लिपि, सी है तमिल लिपि, सी है गुजराती लिपि और डी है बंगाली लिपि। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, चीनी लिपि। प्रश्न संख्या 41 है, 2 3 5 7 संख्याएं हैं।
ऑप्शन ए है प्राकृतिक संख्या है, बी है अभाज्य संख्या है, सी है परिमेय संख्या और डी है अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से विभाज्य हो और खुद से विभाज्य हो, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दी हुई संख्याएं एक है, जो एक से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, ये अभाज्य है। 3 भी 1 और 3 से होगा, 5 भी 1 5 से होगा, 7 भी 1 5 से केवल विभाज्य होगा, इसलिए ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, महाप्राण वर्ग है। महाप्राण किसे कहते हैं और अल्पप्राण की कोई भी वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें जो क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग होता है अल्प प्राण होता है, और दूसरा यानी ख और घ ऐसे क्रमशः सब में, च वर्ग में भी, ट वर्ग में, प वर्ग में दूसरा और चौथा जो महाप्राण होता है और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। तो निम्न में से महाप्राण पूछा है ना, ऑप्शन ए में क और ग है, पहला तीसरा है, तो ये नहीं होगा। बी में है च और ज, ये भी नहीं है। और सी में है, देखिए क वर्ग का ही तीनों दिया है, ख और घ, देखिए दूसरा और चौथा वर्ग है, यही महाप्राण है, तो यही इसका सही आंसर होगा। और डी में है प और ब, तो ये पहला और तीसरा है, प, फ, ब, तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, कविता छंदोमय रचना है। ये पूरा, यह कथन किसका है, यहाँ तक कथन है, ये है कविता छंदोमय रचना है। यह कथन किसका है, ऑप्शन ए है आचार्य वामन, बी है कार्लाइल, सी है जॉनसन और डी है मिल्टन। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है आचार्य वामन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है क्यू नॉट इक्वल टू 0, बी है पी बाई क्यू, सी है पी, यहाँ पे पी इज नॉट इक्वल टू 0 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या को यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यही इसका परिभाषा होता है, जहाँ जिस भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो और क्यू वहाँ नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू 0 के बराबर ना हो, तो मुख्य जो परिभाषा है पी बाई क्यू है ना, तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45, व्यंजन त, थ, द, ध अवयव है। ऑप्शन ए है कंठ यानी इसका उच्चारण स्थान है, बी है तालु, सी है दंत और डी है ओष्ठ। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है दंत। जो त, थ, द, ध, न इसका जो उच्चारण स्थान दंत होता है, क वर्ग का कंठ होता है, च वर्ग का तालु होता है और ओष्ठ प वर्ग का होता है। इतना आप याद रखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न पत्र 2020 का। 2020 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञ व्यंजन है। देखिए ये संयुक्त अक्षर है। ऑप्शन ए है लुंठित, ये नहीं होगा, सी है उष्म भी नहीं होगा, सी है संयुक्त व्यंजन है। इसका ऑप्शन सी ही सही आंसर है। देखिए ये जितनी हर साल एक प्रश्न इससे पूछा हुआ है, ये 2023 पढ़ा हमने, उसमें भी पूछा हुआ था, 2022 में भी, 2021 में भी, फिर 2020 में भी पूछा हुआ है, यानी हर एक साल से संयुक्ताक्षर से एक पूछ रहा है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट हो उन्हें कहते हैं, तो उनको क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से या जिन शब्दों में काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन ए संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सी है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण है डी, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसमें संज्ञा जो क्रिया का परिभाषा दे दिया है, पूछा है क्या है, तो सी सही आंसर है क्रिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, ये आया हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। ऑप्शन ए है अग्रस्वर, बी है पश्च स्वर, सी है समृद्ध स्वर और डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है समृद्ध स्वर। ऊपर हमने बताया था ना, वहाँ पे आया था वृत्ताकार और अवृत्ताकार, उस नाम से पूछा हुआ था। यहाँ पे समृद्ध और विवृत होता है, उसमें से एक दिया हुआ है समृद्ध। मुखाकृति के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण में से एक है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है अग्रस्वर, ये जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर जो होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं जिह्वा के आधार पर स्वरों के। तो ये जिह्वा के आधार पर पूछेगा, तो इतना आप याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पे पूछा है मुखाकृति के आधार पे, तो यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 50, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। ये तो कितनी बार रिपीट हो गया, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 51, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो पी बाई क्यू के रूप में। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 52, शून्य की खोज कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है यूनान में, बी है ब्रिटेन में, सी है
लोनिया में और डी है भारत में। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, भारत में ही शून्य की खोज हुई थी। प्रश्न संख्या 53 है 990 में 9 का स्थानीय मान है। ऑप्शन में देखिए 10 दिया है, में 9 का स्थान में पहले 9 का स्थानीय मान 90 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक स्थान है, दूसरे का 900 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 9 से कुछ वर्ड भी नहीं दिया है, यहाँ पे 100 है, 10 है और 100 है, दोनों है, कोई नहीं है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ही होगा सही आंसर डी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 54 का ऑप्शन ए सही आंसर है, मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है। प्रश्न संख्या 55 है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञात छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? यानी 1 से 9 तक के संख्याओं का ज्ञान, ये ज्ञात नहीं है, सॉरी, ये ज्ञान है। इसका ऑप्शन ए है खेल द्वारा, बी है कविता द्वारा, सी है मूर्त वस्तुओं द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। तो सबसे देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो सभी होना चाहिए, जो खेल द्वारा भी, कविता द्वारा भी, उसमें कुछ कहानी बना दें, और मूर्त वस्तुओं, कुछ वस्तुएं दिखा कर भी कि ये है, उंगली कितना है, चाहे पत्तों को दिखा लें, या फिर जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी TLM, उसका यूज़ करके भी बच्चों को पढ़ाया जाए। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। ऑप्शन ए है क, बी है प, सी है अंगा, ये ड़ है, अंगा नहीं है, नीचे बिंदी है ना, तो ड़ है और डी है न। तो दंत जो व्यंजन होते हैं, जो त वर्ग होता है, उसी का उच्चारण स्थान दंत होता है, त थ द ध न। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, न। त वर्ग में केवल न ही आता है, तो यही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 57 है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी और मात्र एक समअभाज्य यानी सम संख्या अभाज्य होती है, वो 2 होती है। ये केवल 1 से विभाजित होगी और खुद से, यानी 1 और 2 से ही विभाज्य होगी, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यही सही आंसर होगा। बाकी इसमें देखिए ऑप्शन में तो सम संख्या दिया भी नहीं है, केवल एक ही सम संख्या भी दिया है बी, ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो यही सही होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 58, 22 × 34 का गुणनफल है, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है, इसका गुणनफल 748 आया था, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 59, गणित की मूल संक्रियाएं हैं, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। तो गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, ऑप्शन में ए में दिया है जोड़ घटाना, बी में दिया है भाग गुणा, तो यही दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 60 है त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त थ द ध न दंत होता है। ऑप्शन ए है स्पर्श, बी है कंठ, सी है ओष्ठ और डी है दंत। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, दंत। इसके बाद है प्रश्न संख्या 61, जो कि 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, अ, कैपिटल ई, कैपिटल उ और इया, ये जो होता है व्यंजन होता है, न कि स्वर। तो यही सही आंसर होगा, क्योंकि यह नहीं पूछा था। प्रश्न संख्या 62 है 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना है। देखिए संयुक्त अक्षर से फिर से आ गया, हर एक वर्ष में एक पूछ रहा है ये। तो जो छतरी वाला जो 6 है, आई रिपीटेड भी प्रश्न है, सेम प्रश्न भी ऊपर पूछ लिया है। तो ये क और स से मिलकर बना होता है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। और जो ये पूरा स दिया रहता है ना, यहाँ पे देखिए प्रश्न में मिस्टेक है, नीचे हलंत रहेगा। यहाँ पे ये पूछा है 6 का उच्चारण स्थान, इसलिए यहाँ पे 100 के भी नीचे हलंत है, यही सही आंसर है। अगर ये पूरा स 6 होता तो ये 100 के नीचे हलंत नहीं रहता, यानी इसमें अ मिसिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन ठीक है, बाकी इसके नीचे हलंत रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में अयोग वाह है। तो रिपीटेड प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, अंग और अ, ये अयोग वाह कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, वाक्य के गुण होते हैं। ऑप्शन ए है सार्थकता, बी है क्रमबद्धता, सी है योग्यता और डी है उपयुक्त सभी। तो उसमें सार्थकता भी होना चाहिए, क्रमबद्धता भी होना चाहिए, जो भी उसका फॉर्मेट होता है वाक्य का उसमें होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसमें योग्यता भी होना चाहिए, यानी सभी आंसर इसमें सही हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 65 है मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है। ऑप्शन ए है कर्तवाचिका, बी है कर्मवाचिका, सी है भाववाचिका और डी है विधिवाचिका। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, भाववाचिका। इससे भाव पता लग रहा है, मुझसे बैठा नहीं जाता, कर्म की प्रधानता है यहाँ पे। ये प्रश्न आपको
आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े थे हम लोग, और फर्स्ट सेमेस्टर में शायद आया था, वहाँ पे भी ये लगी सभी सेमेस्टरों में वाच्य है, वाच्य से एक प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद है प्रश्न क्या 66, उक्षिप्त वर्ण है। तो उक्षिप्त वर्ण ड और ढ होते हैं, लेकिन नीचे उसके बिंदी होता है, ड और ढ बोलते हैं। इसके नीचे जहाँ बिंदी होगा इसमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए यही इसका सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न क्या 67, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है सघोष एवं अघोष, बी है अनुस्वार एवं अनुस्वार, सी है स्पर्श एवं उष्म, और डी है अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो 67 का ऑप्शन डी सही आंसर है, अल्पप्राण एवं महाप्राण। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। और ये श्वास के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है इन दो रूपों में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68, भाषा का भेद है। ऑप्शन ए है लिखित, बी है मौखिक, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिखित और दोनों भाषा का भेद है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ए एवं बी दोनों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 69, किसी वाक्य को पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन यानी जो कोई भी वाक्य जो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन ए है अल्प विराम चिन्ह, बी है पूर्ण विराम चिन्ह, सी है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, और डी है लाघव चिन्ह। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, पूर्ण विराम चिन्ह। यानी किसी भी वाक्य के कंप्लीट हो जाने पे उसके आगे एक खड़ी पाई लगता है, इसी को पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। अल्प विराम चिन्ह थोड़े समय के रुकने के लिए लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए लगता है, और लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर है ना, उसके आगे ये छोटा सा गोला बना देते हैं, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। इसका अर्थ है कि वो संक्षेप होता है, यानी इसको संक्षेप में लिखने के लिए, डॉक्टर के छोटे रूप में लिखने के लिए ये लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 70, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है कृपण, बी है कंजूस, सी है अपव्ययी, और डी है मितव्ययी। तो जो 70 का ऑप्शन सी है अपव्ययी, यही सही आंसर है। कृपण जो है कंजूस का ही दूसरा रूप है, इसका अर्थ होता है कंजूस, और बी तो कंजूस दिया ही है, कंजूस यानी कम पैसे खर्चा करने वाला, और मितव्ययी है जो बिल्कुल जो ज़रूरत पे खर्चा करता हो, ये कंजूस की कैटेगरी में नहीं आता है मितव्ययी। ये सोच समझ के पैसे जो खर्चा करता हो केवल काम के जगह पे, तो उसको मितव्ययी कहते हैं। और अपव्ययी जो होता है, ये बिना सोचे समझे कहीं भी पैसे खर्च करते हैं, उनके लिए एक शब्द सबसे उपयुक्त है अपव्ययी, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 71 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है 10 गुना, बी है 20 गुना, सी है 2 गुना, और डी है 5 गुना। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है 10 गुना। जैसे 1 है, इसके आगे एक 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, तो 1 का 10 गुना ही तो हो गया ये 10। और जब 2 है, इसके आगे 0 बढ़ा देंगे तो 2 गुणा जब 10 करेंगे तभी तो 20 आएगा, यानी ये 10 गुना इसका मान बढ़ जा रहा है दाहिनी ओर। तो यही इसका मतलब हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 72, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख दीजिएगा। तो 1 2 3, इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। और छोटी संख्या पूछेगा 3 अंकों का, जितने भी 4 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 लिख के और 3 0, यानी कुल मिला के 4 अंक बना देना है 0 के साथ, और सबसे पहले 1 रहेगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 73, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो काउंट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 4 है। तो 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, 10 तक के अंकों में सबसे छोटी अंक है। तो देखिए 10 तक के अंक क्या होते हैं, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। 10 तक कहा है ना, 10 तक के अंकों में, तो एक 10 भी हो जाएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, याद रखेंगे, इसको भी लेंगे, ये भी एक अंक है, बिना इसके मैथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी मैथ में आता है और इसका खोज भारत ने ही किया था। तो ये भी 0 से 9 तक या 0 से 10 तक लिखेंगे तो ये भी इसमें आएगा। तो 0 ही सबसे छोटा पूछा है ना, इसका ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75 है। इसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता है, बी है अंतक्षरी नहीं होता, अंताक्षरी नहीं होता है। इसमें जो सबसे शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी लिखा जाता है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है 2018 का री एग्ज़ाम वाला पेपर। सबसे पहले एक पेपर हुआ 2018 में, वो लीक हो गया, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ री एग्ज़ाम का, तो ये वो दूसरी बार वाला पेपर है। इसके बाद हम लोग जो पहले पेपर हुआ था उसको पढ़ेंगे। इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। यानी
उतराव चढ़ाव सही से ना हो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है शीघ्रता से पढ़ना, यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, ये भी सही बात है। बी है भाव को समझकर न पढ़ना, ये भी सही बात है, केवल पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें उचित आरोह अवरोह या उतराव चढ़ाव नहीं होगा। सी है अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, तब भी ये मिसिंग हो जाएगा आरोह और अवरोह, तो ये भी सही है। और डी है उपयुक्त सभी, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, यानी बोलकर पढ़ने को को कहते हैं। ऑप्शन ए है सस्वर पठन, बी है मौन पठन, मौन पठन को नहीं, जो बिना बोले पढ़ा जाता है उसको कहते हैं, तो ये नहीं होगा। और सी है दोनों, तो दोनों तो होगा नहीं क्योंकि बी हुआ नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही आंसर होगा, सस्वर पठन। सस्वर पठन को ही ध्वन्यात्मक पठन भी कहते हैं, यानी बोल बोल के पढ़ने को सस्वर पठन कहते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, कौन से? ऑप्शन ए है सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79 में है क का उच्चारण स्थान है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 80 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है आशा, बी है स्पृहा, सी है अभिलाषा और डी है उपयुक्त सभी। तो 80 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आशा भी इच्छा का पर्यायवाची होता है, इसका अर्थ होता है आशा का इच्छा ही। स्पृहा एक नया शब्द है, यानी इसको आप याद रखेंगे, याद कर लेंगे। स्पृहा, अभिलाषा आप जानते ही होंगे, वो भी जो इच्छा का ही पर्यायवाची होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 81, कोष्टक चिन्ह है, कोष्टक इनमें से कौन सा चिन्ह है? ये छोटा कोष्टक है, ये कोष्टक चिन्ह है, ये मझोला कोष्टक इसको कहते हैं, यानी बीच वाला कोष्टक, मीडियम कोष्टक ये भी है। सी भी है, बड़ा कोष्टक इसको कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 82 है, किसी कथन का विस्तार देने वाले वितरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी विवरण चिन्ह निम्न में से कौन है बताना है, उसी को विवरण चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन ए है 2 बिंदी करके एक ऐसे दिया है डैश, इसी को कहते हैं, यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ये तो कोष्टक है, ये खड़ी पाई है, यानी पूर्ण विराम है, जब वाक्य खत्म होता है तब लगाते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 83, शुद्ध शब्द है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, हमने बताया था आपको कि यूजुअल रिपीट होगा, जहाँ आधा 2 ज होगा वही सही होगा, इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सही रूप उज्ज्वल का, यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 84 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए है समृद्ध स्वर, बी है विपरीत स्वर, और सी है अर्ध समृद्ध स्वर, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 का ऑप्शन बी सही आंसर है, विपरीत स्वर। ऊपर हमने आपको इसके पहले बताया भी है कि मुखाकृति के आधार पे 2 प्रकार के स्वर होते हैं, विपरीत स्वर और समृद्ध स्वर। विपरीत स्वर में आते हैं कौन कौन से? आ, ए, औ, इसमें पूरा मुख खुल रहा है, और समृद्ध स्वर में जैसे एग्जाम्पल के रूप में ई और बड़ा ऊ, ई ऊ हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा कम मुंह खुलता है, तो ये समृद्ध और विपरीत होते हैं। और अर्ध समृद्ध जिसमें कम बीच वाला मुंह खुलता है, ना कम ना ज़्यादा, तो ये हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85, शब्द की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, सही है, कई शब्द जब मिलते हैं उनके सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। बी है वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ये भी सही बात है। सी है शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, सही बात है, बिना शब्द के कैसे भाषा होगा, शब्दों के मेल से ही तो वाक्य बनते हैं, वाक्य के मेल से पद बनते हैं, पद ही मिलके जब वो भाषा कहलाता है, किसी भी भाषा में लिखा जाए तो, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 86, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या में इसमें सब में 78 कॉमन है, और ये 3 जो संख्याएं हैं 4-4 अंक की हैं, 78 कॉमन है, यानी सब में 78 बराबर है। अब दूसरे को देखेंगे, ये 54 है, 46 है और 64 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 64 है, तो देखिए ए में दिया है 78 64, उससे छोटा 54 है, तो 54, उसके बाद 78 54, फिर 78 46, लास्ट में केवल 2 ही अक्षर 78 है, तो ये तो सबसे छोटा है, तो अंत में रहेगा ही, तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 87,
संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी संख्या को शून्य में गुणा करने से या फिर शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका। 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। प्रश्न संख्या 88 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, तो ये भी शून्य होता है। शून्य में और जो किसी भी संख्या से भाग देंगे और जो 5 से 6 से 56 से या 5 से 66 से, तो ये शून्य ही आएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, अगर जो किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से भाग दे रहे हैं तो वो अनंत आएगा। शून्य से भाग देंगे तब अनंत आएगा, और शून्य में भाग देंगे, शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 89, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,789 तथा वर्तमान में 46,759 पुस्तकें छप कर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो ये पिछले वर्ष में इतने और वर्तमान समय में इतने, और कुल कितने पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे साइड में हम लोग जोड़ लेते हैं 39,789, उसमें जोड़ देंगे 46,759 को। तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 1 16 के 6 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी 86,538 किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। तो यही सही आंसर है इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 90, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो सैकड़े मतलब 100, तो 100 लिख लीजिए। इकाई दहाई, अब ये दहाई 10 है ना, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 दहाइयाँ। ऐसे अगर जो 1000 में पूछ ले कितनी दहाइयाँ, तो आप दहाई तक काउंट करेंगे, उसके बाद से बाईं तरफ जितनी जो भी लिखा होगा उतनी ही हो जाएंगी। जैसे कि इकाई दहाई, अब दहाई है, यहाँ से ऐसे इसको मार्क कर लीजिए, 100 दहाई हो जाएंगी। 100 दहाई हो जाएगा 1000 में, और सैकड़े में कितने दहाई? तो 10 दहाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 91, जो कि 18 का जो पहला पेपर हुआ था, जो लीक हुआ था, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों के साथ सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग अ आ इ, इनके सार्थक समूह को शब्द ही तो कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 92, अ इ उ री स्वर का प्रकार है। तो ये देखिए सभी छोटा वाला स्वर है, यानी ह्रस्व स्वर है। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है ह्रस्व स्वर, तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 93, इस विराम चिन्ह को कहते हैं। विराम चिन्ह दिया हुआ है खड़ी पाई एक, यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदी है, तो इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, होगा नहीं। बी है अल्प विराम, सी है पूर्ण विराम, और डी है विस्मय सूचक। तो यही सही अर्थ, ये सही आंसर होगा इसका, विस्मय सूचक। इसके बाद है प्रश्न संख्या 94, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 95 है, य र ल व व्यंजन है। तो य र ल व व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन। तो छ त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो ये गलत है। और सी है अंतस्थ व्यंजन। तो बी है उष्म व्यंजन। तो स और ह उष्म व्यंजन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी है स्पर्श व्यंजन। तो क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक के जो 25 वर्ड होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसमें प्रत्येक में 5-5 वर्ड होते हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जो हवा मुख किसी विभाग से टकराती है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये 25 होते हैं, तो ये नहीं है। और य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इसका ऑप्शन जो सी है यही सही आंसर है, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 96, किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं? ऑप्शन ए है 4, बी है 1, सी है 10 और डी है 2। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, एक स्थानीय मान, एक अंकीय मान, यानी उसका जो अंकित मान होता है उसको। जैसे कि यहाँ पे 453 है और 5 का 2 मान होगा, एक 5 खुद होगा, इसको फेस वैल्यू कहेंगे अंकीय मान, और इसका एक स्थानीय मान होगा, 5 के आगे एक अंक है तो 50 हो जाएगा, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये 2 मान होते हैं इसके ना, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 97, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। ये कितनी बार रिपीट किया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है। जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इसमें ऑप्शन सी में दिया है जोड़ घटाना गुणा भाग, तो यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 98 है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, 5 सैकड़ा के स्थान पे है, इसमें ऑप्शन बी में दिया है, यही सही आंसर है।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 99, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितनी भी अंक का पूछे उतना 9 लिख दीजिए, तो 2 9 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी में दिया है, यही सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 100 है, पठन कितने प्रकार का होता है, तो पठन 2 प्रकार का होता है, स्वस्वर पठन और मौन पठन। ऊपर ये इसके पहले आया हुआ था पठन, तो पठन 2 प्रकार के होते हैं। वहाँ पे आया था कि बोलकर पढ़े जाने वाले को क्या कहते हैं, तो स्वस्वर पठन कहते हैं, एक मौन पठन होता है, 2 होता है। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 101, भ वर्ण किस वर्ग में आता है, तो प फ ब भ 5वां वर्ड है प वर्ग का, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 102, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम, तो देख लीजिए कौन सा घटते क्रम में है। 20, 15, 10, 5, 2, देखिए 20 से छोटा 15, 15 से छोटा 10, 10 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, यही सही आंसर है, यही घटते क्रम में है। प्रश्न संख्या 103 है, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगा, तो शून्य से गुणा करने पर है ना, किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका, तो 103 का ऑप्शन डी सही आंसर है, शून्य, शून्य यानी 0। प्रश्न संख्या 104 है, सम्मान शब्द उदाहरण है, ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन का, बिल्कुल नहीं। छ त्र ज्ञ स्र तो आया नहीं है, तो ये नहीं होगा। सी है अनुनासिक का, ये भी नहीं है। और डी है उपयुक्त सभी, जब ये दोनों नहीं है तो ये होगा नहीं, तो द्वितीय व्यंजन का, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। जहाँ भी 2 शब्द जो व्यंजन होता है 2 बार आया है, जैसे आधा म और पूरा म, तो ये द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। कोई भी वर्ड हो जब रिपीट होगा तो उसको द्वितीय व्यंजन कहते हैं, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 105 है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है, तो तुरंग किसका पर्यायवाची, ऑप्शन ए है शेर, बिल्कुल नहीं। बी है ईश्वर का, है नहीं। डी है मनुष्य का, हो नहीं। घोड़ा का ये पर्यायवाची है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, कथन है। यह जो कथन है किसका कथन है, ऑप्शन ए है प्लेटो का, बी है श्रीमती मांटेसरी का, बी है महात्मा गांधी, डी है उपयुक्त कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, श्रीमती मांटेसरी का, यानी श्रीमती मारिया मांटेसरी का ये कथन है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 107, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, निम्न में से कौन है, तो क वर्ग का होता है, क ख ग घ, तो यही सही आंसर है। आप उच्चारण स्थान और जो संयुक्ताक्षर हैं ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा, इन सबसे बहुत सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। देखिए कितने रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 108, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का स्थान है, ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा रचनानुभव, बी है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, सी है स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, और डी है उपयुक्त सभी, तो 108 का ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 109 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, निम्न में से कौन सा हो सकता है प्रमुख कारण, ऑप्शन ए है विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, तो सही बात है, ये समस्या होगा ही जब ज्ञान सही नहीं होगा विराम चिन्ह का, तो और बी ये सही होगा, ये मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया है, ये सही होगा। ऑप्शन बी है आत्मविश्वास का अभाव, ये भी सही हो सकता है, जहाँ आत्मविश्वास का अभाव हो तब भी विराम चिन्हों का गलत कर सकता है आदमी उपयोग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वहाँ पे आदमी ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह को थोड़ा ऐसे पढ़ा जाता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें आत्मविश्वास में जब कमी रहेगा तो उसको सही से आदमी नहीं पढ़ेगा ना, तो वो वहाँ पर विराम चिन्ह का पता नहीं चलेगा कि विराम चिन्ह का यूज हुआ है, तो ये भी सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 110, विवृत स्वर है, ऑप्शन ए है क और ख, बी है आ और औ, और सी है च और छ, और डी है ट और ठ, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, आ और ओ। यहाँ पे स्वर कहा है ना, विवृत स्वर है, तो केवल स्वर बी में दिया ही हुआ है। अब विवृत कई बार हमने आपको बता भी चुका, तो समृद्ध विवृत होते हैं, विवृत में पूरा मुंह खुलता है, तो आ और औ को बोलने पे पूरा मुंह खुल रहा है, तो यही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 111 है, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए है मोह, बी है प्रमोद, सी है सुख, और डी है उपयुक्त सभी, तो 111 का ऑप्शन डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी, ये सभी आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यहाँ पे भी संयुक्त अक्षर से पूछा हुआ है, तो 6 संयुक्त व्यंजन है, सी है त्र भी है और ज्ञ भी है, इसका जो ऑप्शन बी है
यही संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसलिए यह सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। ऑप्शन अ है अ, बी है आ, सी है इ और डी है री। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है आ। अ और अ मिलकर आ होते हैं, ये दीर्घ स्वर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 114, किसके उच्चारण में निचला ओठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। ऑप्शन है व, बी है ब और सी है, देखिए ये जो सी है यहाँ पे हो गया, ये इसको यहाँ रहना चाहिए और बी को यहाँ रहना चाहिए, यानी बी और ए दोनों, यानी ए और बी दोनों ये ऑप्शन में लिखा है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए व बोल रहे हैं तो ओठ तो कहीं टच भी नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ए और बी होगा नहीं और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। जो ब बोल रहे हैं ये प फ ब भ, यानी प वर्ग का ये जो वर्ड दिया है, तो यही सही आंसर होगा ब। इसके बाद है प्रश्न संख्या 115, वाक्य जहाँ बहुत, वाक्य नहीं होगा, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, बी है अल्प विराम, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ थोड़े समय के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकना, तो थोड़ा रुकना कहाँ होता है, अल्प विराम के लिए। तो यही इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। पूर्ण विराम जहाँ वाक्य खत्म होता है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे बी सही है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 116, 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो इकाई दहाई, दहाई वाली संख्या 2 है, दहाई के स्थान पे क्या है 2 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही आंसर है 2। प्रश्न संख्या 117 है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। जब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसको आरोही क्रम कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 118, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है जोड़, बी है घटाना, सी है गुणा और डी है भाग। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही आंसर होगा जोड़। किसी भी मूल संख्या में कुछ बढ़ाया जाए, उसमें जोड़ा जाए या उसमें वृद्धि किया जाए तो उसी को तो जोड़ कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 119 है, किसी भी संख्या के मान होते हैं, तो ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके 2 मान होते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी उसके स्थानीय मान और अंकीय मान। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 120, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। सबसे पहली संख्या ही तो सबसे छोटी संख्या होगी, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। जैसे सबसे बड़ी संख्या 2 स्थान की 99 है, 99 के बाद क्या आएगा 100 आएगा। ये सबसे पहली संख्या 3 अंकों की तो यही होगी 100। इसमें 3 अंक है 1 2 3, तो यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 121, जो कि 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। जो अंग अ जो होते हैं इसको स्वर नहीं कहा जाए, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं, अयोवाक के अंतर्गत आते हैं। ऊपर हम लोगों ने कई बार ये प्रश्न पढ़ा है कि अयोवाक कहलाते हैं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है 11। कौन कौन से, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, बस इतना ही अ तक 11 हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 122, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। ऑप्शन ए है काकल, बी है कंठ, सी है दंत और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन बी डी सही आंसर है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 123, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो नाम से ही पता लग रहा है ध्वनि विज्ञान, यानी ध्वनि का अध्ययन किया जाएगा। इसमें ऑप्शन किसमें दिया, ऑप्शन ए है मानव के मुख से निकली श्वास का, बी है मानव के मुख से निकली ध्वनि का और सी है मानव के मुख से निकली चीख का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव से निकली, मुख से निकली ध्वनि का, ध्वनि विज्ञान में ध्वनि का तो ही अध्ययन किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 124, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। वृत्ताकार स्वर, बी है अवृत्ताकार स्वर और सी है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, इसका सी सही आंसर होगा। ये रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा है डिटेल में। प्रश्न संख्या 125 है। इसके बाद व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ ऐसे लिखते हैं, फिर होगा उष्म व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं। क ख वर्ग से लेके प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण होते हैं, 5 बचे 25 वर्ण ये होते हैं और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन य र ल व को कहते हैं। और उस व्यंजन होते हैं स और ह। तो ये सभी जो व्यंजनों के 3 प्रकार होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। इसके बाद है अगला प्रश्न क्या 126। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं। ऑप्शन ए है स्वर तंत्री में कंपन से, बी है श्वास की मात्रा से, सी है जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। तो 126 का ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आप देखे होंगे जितना भी बार प्रश्न आया है उपयुक्त सभी तो वहाँ यही सही हुआ है उपयुक्त सभी। जहाँ ए और बी दोनों आया है तो ए और बी दोनों सही हुआ है। डीएलएड के एग्जाम में जहाँ भी और जो कोई प्रश्न आपको नहीं आएगा उपयुक्त सभी दिया रहेगा तो उसमें आप तुक्का मारेंगे तो उपयुक्त सभी को मान सकते हैं क्योंकि 95% चांस है कि वो सही होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 127। निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। ऑप्शन ए है न, बी है क, सी है च और डी है ड़। तो दंत जो व्यंजन होते हैं त थ द ध न होते हैं, इसमें न आया हुआ है, यही सही आंसर होगा और ये रिपीटेड प्रश्न है। इसके बाद है प्रश्न क्या 128। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है अल्प विराम, बिल्कुल नहीं, बी है अर्ध विराम, ये भी नहीं होगा, सी है पूर्ण विराम, वाक्य के पूर्ण होने पे होता है, ये भी नहीं होगा और डी है विस्मयादि बोधक का। तो विस्मयादि बोधक का ही प्रयोग होता है, यही सही आंसर है। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? एक पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदी, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या 129। ढ वर्ड किस वर्ग में आता है? तो ट ठ ड ढ 5वां वर्ड है ट वर्ग का, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है ट वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है प्रश्न क्या 130। 13 संख्या है। ऑप्शन ए है सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, कट जाए पूरी तरह से, तो 13 2 से नहीं कटेगा, 1 शेष बचेगा, 2 छके 12, 1 13। और बी है विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो विषम संख्या कहलाती है। इसका ऑप्शन जो बी है यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न क्या 131। अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। ऑप्शन ए है 11 9 7 5 2। देखिए क्रमशः ये घट रहे हैं तो यही सही आंसर होगा। प्रश्न 132 है भाग की संक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन ए है भाज्य, बी है भागफल, सी है भाजक और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये रिपीटेड प्रश्न है। भाग की 3 ये सभी संक्रियाएं हैं, साथ में शेषफल भी होता है तो शेषफल दिया नहीं है तो ये 3 दिया है तो ये सही होगा। ऊपर हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद है प्रश्न क्या 133। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। ऑप्शन ए है पठन, बी है लेखन, सी है व्याकरण और डी है उपयुक्त सभी। तो 133 का ऑप्शन डी सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये भाषा शिक्षण के सभी पक्ष हैं। पढ़ना भी आता है भाषा शिक्षण में, लिखना भी आता है, लेखन भी आता है और व्याकरण भी पढ़ाया जाता है। व्याकरण के माध्यम से ही तो भाषा सिखाया जाता है, तो इसलिए ये सही सब हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या 134। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, सही बात है। बी है व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, ये भी ठीक है, ये भी एक समस्या ही है। और सी है सही विराम चिन्हों के प्रयोग का बात, ये भी ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है अगला प्रश्न जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है 135। 99 में दहाई है, इसमें कितनी दहाई है 99 में? तो इसको 9 दहाई 9 इकाई 90 10 99 होता है। तो देखिए इसमें इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे जो होगा ना उतना ही दहाई हो जाएगा। आप काउंट कीजिए, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे 9 है ना तो 9 दहाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 9 सालों के प्रीवियस ईयर के यानी 2023 से 2016 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबके बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। और अगले क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे 9 साल के और फिर लघु उत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके अलावा 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर यानी 2023 से 2016 तक के सभी विषय का प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर दे सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।